चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार आप लोग अपना हेडिंग दीजिए ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एलएलपी। पहले एक बात थोड़ा समझते हैं कि भाई ये जो चैप्टर है ये नॉर्मली किस बारे में है, और दूसरी बात आप ये बताओ सबसे पहले कि हमारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से वेटेज कितने मार्क्स का रखता है। तो देखो ना, यहां से आप लोग के एग्जाम में जो हाईएस्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट विल बी फॉर 8 मार्क्स। जी हाँ, इसके ऊपर आपका नहीं आएगा। कितना है आएगा? 8 मार्क का आएगा। और ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और बहुत आसान भी, राइट। तो थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझते हैं कि आखिर चैप्टर आया क्यों और इस एक्ट के बारे में लाने का मेन मोटिव क्या था। तो समझो, आप लोगों ने बचपन में एक पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा। आपने सबने पढ़ा क्या? पार्टनरशिप एक्ट 1932। नोट, ये हमारे सिलेबस में है, हम लोग बात करेंगे। बट अभी मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि ये पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है क्या? अगर ये आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा तो आप लोगों ने कुछ बातें हैं जो आपने यहाँ पे सुने होंगे। वे क्या क्या? कि वे पार्टनरशिप बिजनेस अगर कोई भी होता है, जैसे कि अगर मोर देन 2 लोग अगर इन्वॉल्व होकर कोई बिजनेस करते हैं उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। तो उस पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं ना, इनका जो लायबिलिटी होता है, उसको बोलते हैं भैया वो तो मेरा अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बोलो क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो दिक्कत ये है कि भैया अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण जो मेन प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म कल जाके बंद की जा रही है ना, तो उसके साथ में जो पार्टनर्स है ना उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगा। मीन्स टू से दैट ऑल पार्टनर्स आर गोइंग टू बी पर्सनली लायबल। उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना वो भी उनसे उस अमाउंट से उनको चुकाना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था। बट वो ये गए भाई साहब, इस कारण ना तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो बात करें ना बहुत ही कम लोग करते थे और ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट भी करता था। तो इन्होंने बात के एक काम करते हैं कि न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस लाते हैं जिसमें पार्टनरशिप तो होगा बट उसमें जो पार्टनर्स का लायबिलिटी रहेगा ना वो बोलो क्या रहेगा? आंसर लिमिटेड लायबिलिटी रहेगा। बोलो क्या रहेगा? लिमिटेड लायबिलिटी रहेगा। तो देखो ये बिजनेस तो है आपका, पार्टनरशिप ही है, बट उसमें फर्क क्या है कि जो पार्टनर्स वहां पे इन्वॉल्व रहेंगे ना उनका लायबिलिटी जो रहेगा बोलो क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। क्योंकि जब पहले बोलो क्या था? अनलिमिटेड। तो भाई इसी से तो मुझे छुटकारा पाना है कि भाई साहब ये मेरा नहीं होना चाहिए, ये मेरा होना नहीं चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग को एक दूसरा एक्ट को लाना पड़ा, दैट इज कौन सा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। डन है क्या? एक सेकेंड। तो यही पॉइंट यहाँ पे लेके बात करता है। फिर उन्होंने कुछ और भी बात किया। बोला क्या कि जो आपका ये बिजनेस है ना, बोला कि भाई पार्टनरशिप तो ठीक है बट दूसरा आप लोगों ने कंपनीज एक्ट नॉर्मली पढ़ा है ना, कंपनीज एक्ट 2013। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हाँ कि ना? तो बोला गया कि सुनो भाई, कंपनीज एक्ट 2013 का जो मेन एडवांटेज है, मेन क्या है? जो इसका एडवांटेज है, मतलब जो इसका फीचर्स है, उस एडवांटेज को भी हम लोगों ने ले लिया। और कहां पे? आंसर है एलएलपी को नॉर्मली फॉर्म करने में। मेरा बात समझ पा रहा क्या? तो जो अगर बात करें ना तो आपका कंपनीज और कंपनीज और पार्टनरशिप, इन दोनों के एडवांटेज जो मेन फीचर्स हैं उनको लेकर जो बिजनेस को लाया गया फॉर्म ऑफ, बोलो कौन सा गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। मतलब इसी कारण से बात बोले क्या, जो आपका एलएलपी है ना ये पार्टनरशिप और कंपनी का हाइब्रिड है। बोल क्या लेंगे? LLP इज अ हाइब्रिड ऑफ कंपनीज एंड पार्टनरशिप। ये दोनों एक्ट क्या है? हाइब्रिड है। क्योंकि दोनों का मिलके जो अगर एक्ट बना वो बोलो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। अब सोचो वैसे क्यों? कंपनी का खास बात क्या है कि कंपनी के अंदर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। दूसरा चीज, पार्टनरशिप की खास बात क्या है? ये पार्टनरशिप की खास बात ये है ना कि उसको इनकॉर्पोरेट करना आसान है, इजी है। बोलो हाँ कि ना? पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना भी क्या है? इजी है। तो भाई साहब जो इजी वाला जो मेन प्रोस्क्राइब है, जो एडवांटेज है, उसको भी एलएलपी में डाल दिया गया। तो मेन्स से एलएलपी में कंपनी का एडवांटेज ये ले गया कि भाई साहब लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा जो भी वहां पे मेंबर्स होंगे, और दूसरा बात ये कि जो इसके अंदर जो लीगल कंप्लायंस होंगे उसको भी आसान कर दिया गया। डन है क्या? ठीक है। अब एक बात थोड़ा और समझो, इसके अलावा और क्या पे बेनिफिट्स है? सोचो,
कंपनी के अंदर में हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी भी फॉलो करते हैं। मतलब क्या, वे कंपनी अलग, इसके मेंबर्स अलग, लेकिन पार्टनरशिप में तो था ही नहीं। बोलो हाँ कि ना। तो वो चीज को यहां भी लेकर आया गया। बोलो कहां पे, एलएलपी के अंदर में। डन है क्या? मतलब इतना ही समझो ना कि जो एलएलपी अगर देखे तो इट विल वर्क एज अ क्या, बॉडी कॉर्पोरेट, एज अ क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। और हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस में एक और खराब बात थी। बोला क्या, कि अगर इसको स्टार्ट करना है ना तो इसका जो इनकॉर्पोरेशन है, मतलब क्या है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल था। मतलब इसको रजिस्टर्ड करना है करो, नहीं करना है मत करो। बोलो हाँ कि ना। बट एलएलपी में बोला गया सुन भाई, अगर ऐसा बिजनेस करोगे ना तो एक बात ध्यान रखना कि आपके अपने एलएलपी को रजिस्टर्ड करना, बोलो क्या है, कंपलसरी है, ना कि ऑप्शनल है। क्योंकि अगर आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है, याद करो, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है तो कंपनी को पहले इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और बिना इनकॉर्पोरेशन का आप उसको आगे एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते हो। इन द सेम मैनर अगर मैं आपकी बात और बताऊं तो मुझे बताना, जब हम लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना होता है तो कहां जाएंगे, एमसीए के वेबसाइट पे। तो सेम चीज एलएलपी जब मुझे इनकॉर्पोरेट करना होगा ना तो हम कहां जाएंगे, एमसीए की वेबसाइट पे। मतलब जो काम कंपनी का जो करने के जो वेबसाइट है ना, वही काम क्या है, एलएलपी के लिए भी अप्लाई होता है। डन है क्या? अगर मैं चाहूं तो रुको, मैं थोड़ा सा एक बार दिखाता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे एक बार देख लो। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना होगा तो हम कहां जाएंगे। ये आप आओगे अपने एमसीए के पास में, होम पे आओगे, एमसीए देख पा रहे क्या। तो इसके आने के बाद ये ना क्या है, रजिस्टर्ड और कंपनी, कंपनी क्लोजर कंपनी, और कौन सा, रजिस्टर्ड और एलएलपी। हाँ कि ना। तो एलएलपी इज बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसको इनकॉर्पोरेट करना, इसको क्लोज करना, इसको वाइंड अप करना, ये सारे टर्म्स होंगे एज पर द कौन सा आंसर है, एलएलपी एक्ट 8 बाय द यूजिंग वेबसाइट कौन सा, एमसीए। हाँ कि ना। क्योंकि सुनो ना, एलएलपी जो बिजनेस है ना, ये भी आपका बोलो क्या एक तरह से बॉडी कॉर्पोरेट है, लाइक एज अ कंपनी। कंपनी बोलो क्या, बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं ना। बोलो हाँ कि ना। क्यों भैया, बिकॉज जो कंपनी आता है ये आपका सेपरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस बन के आता है। इन द सेम मैनर आपका ये भी यहाँ पे लिया जाता है, कौन, एलएलपी। क्या मैंने बात समझे, राइट। अगर मुझे एलएलपी स्टार्ट करना होगा ना तो यहाँ देखो, यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे, राइट, रजिस्टर्ड कंपनी में आओगे। हाँ कि ना। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना लॉगिन आईडी, यूजर आईडी लॉगिन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपको आगे के प्रोसेस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है। अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने का जो चीज है ना, हम लोग आगे वाले आने वाली चीज में मैं दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो चलो ये बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ सब काम करना होता है मेनली। अगर तुम देखो तो ये सारी चीजें देखने की मिलती है। अब एक बार थोड़ा सा आप लोग मेरे मैथ में आओ ना। देखो ना, अगर आते हो एलएलपी में तो ये आप लोग को चैप्टर नंबर 5 है। देखो एक बार यहाँ पे हम लोग नॉर्मली बात करेंगे। तो पहला बात, अगर एलएलपी को लेकर बात करें ना तो ये हमारा एलएलपी एक्ट बोलो कौन सा है, 2008 है, जो आपका केम इनटू फोर्स ऑन कब से है भैया, 31 मार्च 2009 से ये हमारा प्रॉपर्ली इन्फोर्सेबल हो गया। कब से, 31 मार्च 2009 में ये हो गया, राइट। और ये जो एक्ट है ये हमारे एलएलपी के सारे फॉर्मेशन और रेगुलेशन को लेकर बात करता है। ठीक है ना। तो एलएलपी एक्ट 2008 जो है हमारे पास में सारे टर्म्स को डिस्क्लोज करता है। एक बात और, जब हम एलएलपी पढ़ेंगे ना तो हम लोग को पूरा पूरा इसमें 81 सेक्शंस को लेके बात करना है। कितना है, 81 सेक्शंस है, 14 चैप्टर है। ठीक है ना। ये जो हमारे 81 सेक्शंस है ना, इसको हम लोगों ने जो डिवाइड किया कितना में, 14 चैप्टर्स में। उसके साथ ही हमारे पास में 4 शेड्यूल्स भी हैं जो हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे। डन है क्या। तो एलएलपी में बोलो क्या भैया, 81 सेक्शंस है, 14 चैप्टर्स में उसको क्लासिफाई किया गया है, और इसमें बोलो क्या है, 4 शेड्यूल है। और जो 4 शेड्यूल में जो बात करना है ना, ये हम लोग को 4 चीज को लेकर बात करता है। बोलो क्या, पहला शेड्यूल बोलता है कि अगर कोई भी आपका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है ना पार्टनर्स का, वो आपके एलएलपी के अंदर में दिया रहता है, अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं रहा तो। अगला बोला जो सेकंड शेड्यूल है, इसमें अगर मुझे सुनना, अगर फॉर्म को अगर एलएलपी में कन्वर्ट करेंगे, किसको, अगर मैंने फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट किया तो क्या यूज करेंगे, आंसर है आपका सेकंड शेड्यूल को यूज करेंगे। भैया फॉर्म मतलब किसकी बात कर रहा है, आंसर है पार्टनरशिप फॉर्म। कौन से भैया, पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहा है कि अगर मुझे पार्टनरशिप फॉर्म से एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो वहां पे कौन सा शेड्यूल अप्लाई होगा, सेकंड शेड्यूल। अगला, अगर कोई प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो बोलो क्या आएगा, थर्ड शेड्यूल। लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो क्या आएगा, फोर्थ शेड्यूल। तो नॉर्मली हमारे पास में कितना, 4 शेड्यूल है जो वी आर यूजिंग लाइक दिस। बात समझे मेरा। तो पहला शेड्यूल बोलो क्या भैया, आंसर है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स का, राइट। सेकंड में क्या भैया, आंसर है अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म को अगर एलएलपी में कन्वर्ट करूंगा तो उसके जो प्रोसीजर है वो कहां पे रहेंगे, सेकंड शेड्यूल में। अगर मेरे पास कोई प्राइवेट कंपनी है उसको एलएलपी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो प्रोसीजर है वो कहां पे है, थर्ड शेड्यूल में। एंड जो लास्ट शेड्यूल उसमें क्या है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने की बात करता है।
अब आपको मन में आएगा कि भैया ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करूं? नहीं, अगर कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो नॉर्मली कन्वर्ट कौन सा करोगे? बोलो बोलो, कौन सा करोगे? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी आप और नहीं कर सकते हो। ध्यान है क्या? अगर तुम आगे देखे तो सुना, एमसीए जो नॉर्मली है कौन? मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मैंने दिखाया ना आपको, एंड क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी, और क्या इंटरेस्टेड विथ कौन सा? द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द एलएलपी एक्ट 2008। हाँ कि ना? तो जो हमारा एमसीए है और जो हमारा आपका कौन सा रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, ये दोनों ही आपके एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में काम करता है और इसको ही इनकॉर्पोरेट भी करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी क्या बोला? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द क्या अथॉरिटी, इनके पास अथॉरिटी है कौन सा? वे कोई भी रूल्स बनाने के लिए फॉर द कौन सा एलएलपी के लिए बना सकते हैं, राइट। एंड क्या बोला? एंड कैन अमेंड देम बाय क्या नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम क्या टाइम टू टाइम। आप लोग को मैंने एक चीज पढ़ाया था पहले ही, अगर आपको याद हो, जब कोई भी लॉ नॉर्मली बनता है तो याद करो उस लॉ को बनाने का प्रॉपर क्या था ना, प्रोसीजर। हाँ कि ना? वे क्या था प्रोसीजर? तो वे सबसे पहले उस एक्ट को बनाने के लिए क्या होता है? एक ड्राफ्ट तैयार होता है। बोलो हाँ कि ना? अब ये ड्राफ्ट जो नॉर्मली है, बोलो कहां जाएगा? आंसर है बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वे कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। अगर यहाँ पे दोनों हाउस में आपका ड्राफ्ट चल जाएगा और अगर यहाँ से पास हो गया तो ये मेरा क्या बन जाएगा? बिल बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अब ये बिल कहाँ नोटिफाइड होगा? बोलना कहाँ पे नोटिफाइड होगा? आंसर है ऑफिशियल गजट में। क्या? नहीं भैया, नालायक तुम भूल गया। हाँ, अब कहते हैं ये प्रेसिडेंट के पास में जाएगा भैया, और अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, अब ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। अब ये एक्ट क्या होगा? नोटिफाइड होगा। बोलो कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में। इन द सेम मैनर जब मैंने लॉ पढ़ाया था तो लॉ के अंदर में क्या आते हैं बताओ ना, पहला क्लास याद करो। लॉ में क्या आता है भैया? एक्ट आता है, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर। याद आया बात की मैंने? तो याद करो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या इशू करता है? रूल्स। अरे रूल्स कौन इशू करेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको नोटिफाइड करेगा। बोलो कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में। तो अगर एलएलपी में कोई भी चेंजेस उनको करना है, किसको? सीजी को, तो दे विल क्या? आंसर है फाइल और रूल कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में, और वही हमको अप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। और एक बात और दिखाऊं क्या? जो भी आपके लॉ बनते हैं ऑटोमेटिकली, मैंने पहले से दिखाया था, उसको चेक कहां से करेंगे? ई गैजेट। याद है? तुमने भूल गए क्या रे? पहला क्लास, पहला क्लास में सब मैंने सिखाया था कि अगर मुझे कोई भी जब नोटिफिकेशन आएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और मुझे चेक करना है क्या क्या आया हुआ, वो मुझे कहां मिलेगा? ई गैजेट मिलेगा। हाँ कि ना? जितना भी आपका हो, राइट। और हाँ, वहां पे चेक करने के लिए क्या आप देखना कि आपका मिनिस्ट्री कौन सा है। तो हमारे लॉ के लिए मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन सा आता है? एमसीए, और इसी को हम लोग फॉलो भी करते हैं। फाइन, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला देखो कि अगर कोई भी सीजी को अगर रूल देने का मन हुआ, कौन सा रूल? कौन सा? एलएलपी को लेकर, तो ये बोलो क्या करेंगे? नोटिफाइड करेंगे। कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में, टाइम टू टाइम जो जो उनको चेंज करना पड़ेगा। फाइन, ठीक है जी। अगला ध्यान से सुनो, अब एलएलपी का इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली बात करते हैं। तो मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि जो हमारा एलएलपी है, अगर तुम देखो तो मैंने क्या बोला कि आंसर ये कंपनी के सारे एडवांटेज को लेके आ रहा है। तो कंपनी नॉर्मली क्या बताओ ना, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एलएलपी भी ऑटोमेटिकली बोलो क्या बन जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या बोला? कंपनी के अंदर में क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो होता है, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। इन द सेम मैनर एलएलपी में क्या आएगा? एलएलपी के जो नॉर्मली पर्सन है जो बना रहे हैं और जो मेन पार्टनर्स हैं, दोनों क्या है? अलग अलग हैं। बे मतलब तो समझो, एक बताओ, कंपनी को ऑपरेट करने वाले पर्सन कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। सेम चीज एलएलपी में एलएलपी को ऑपरेट करने वाले अलग से पर्सन आएंगे और उनको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या होता है बताओ ना? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो नॉर्मली एलएलपी में दो पार्टनर्स होंगे, एक होंगे आपके मेन पार्टनर जो आपके सारे चीज को कंडक्ट करेंगे, और दूसरे कौन आएंगे? आंसर है जो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे जो एज अ क्या? आंसर है एलएलपी को प्रॉपर्ली ऑपरेट करेंगे, राइट। सुनना, आपको याद हो तो पार्टनरशिप में आपने चीज देखा था कि अगर पार्टनरशिप में कुछ भी कांड होता है तो जो भी पार्टनर्स हैं सब लायबल हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? पर्सनली भी होंगे। बट क्या एलएलपी में ऐसा पॉसिबल है क्या? आंसर नहीं, एकदम भी नहीं है। साथ में पार्टनरशिप में एक और खराब बात थी। बोलो क्या? कि अगर किसी एक पार्टनर ने कांड किया ना तो उसके कांड का दूसरा पार्टनर क्या होगा? लायबल हो जाएगा। बट एलएलपी में अगर एक पार्टनर ने कुछ कांड किया तो उसे को मतलब नहीं है, तो जो करेगा ना वही यहाँ पे भरेगा।
याद करो पार्टनरशिप में अपने क्लास में होता है कौन सा, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या ऑफ द अदर पार्टनर। बोलो हाँ के नाम, क्योंकि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच जो रिलेशनशिप था बोलो क्या था, म्यूचुअली था, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल और एजेंट का। तो वो जो आपका है ना प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप आपके एलएलपी में दिखाई नहीं देता है। हाँ जो आपके पार्टनर्स है ना वो सिर्फ एजेंट हैं किसके, एलएलपी के, ना कि अदर पार्टनर्स के। डन है क्या, तो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्या बोला, एलएलपी इज अ क्या, बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ कि ना, तो क्या बोलेंगे देखो ना, LLP is a body corporate formed and क्या incorporated under the LLP Act। और बोलो क्या है, इट्स क्या, लीगल सेपरेट फ्रॉम कौन सा, फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, राइट। तो जो आपका LLP है इसका लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम द क्या, इट्स पार्टनर्स, दोनों से क्या है अलग अलग बात यहाँ पे करता है। अगला बात किया कि क्या हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है क्या इसका प्रोविजन अप्लाई करेंगे LLP पे, आंसर कभी नहीं। बोलो हाँ कि ना, LLP के ऊपर में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। डन है क्या, तो क्या बोला है, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ द कौन सा, आंसर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट। ध्यान रखना क्या बोला, द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू कौन सा, LLP एक्सेप्ट कौन सा, अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। हाँ कि नाम, मतलब क्या कि अगर ऑलरेडी आपने एक्ट में कुछ प्रोवाइड किया कि सुनना यहाँ पे जो है ना 1932 का प्रोविजन डालना है तब तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और नॉर्मली आपके LLP एक्ट में ऐसा कहीं भी पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। तो ये होने का चांस बोलो कब होगा, जब फ्यूचर में अगर सीजी ने रूल्स बना के नोटिफाई करता है तब, नहीं तो नहीं आएगा। डन है क्या, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने पड़ेगी। और हाँ ये आपका बदलता रहेगा, आज से अप्रोक्सीमेट 1 साल पहले इसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट एक बार आ चुका है, दैट हैज बीन ऑलरेडी गिवन बाय द सीजी। अगर और कुछ आएगा तो आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने बीकॉम तो किया होगा, टैक्स पढ़े होंगे थोड़ा सा। टैक्स में आपने पढ़ा है क्या कि अगर कोई भी पर्सन को रेसिडेंट कहलाने के लिए कितना दिन रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर में 182 डेज एज पर कौन सा, इनकम टैक्स। बट वही चीज यहाँ पे जब बात करेंगे ना तो कितना है, 120 डेज, कितना है 120 डेज, राइट। तो वो आपका चेंजेस है, राइट। पहले भी यहाँ पे 182 डेज था बट उन्होंने चेंज किया, कितना लाया 120 डेज यहाँ पे डाल दिया। तो जो जो अमेंडमेंट है ना उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फाइन, चलो आगे देखो क्या है, अप्लीकेशन ऑफ द कौन सा, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या अप्लाई होगा क्या, आंसर है हाँ। कुछ पॉइंट्स को लेके क्या बोला, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द कौन सा, ऑफिशियल गजेट, डायरेक्ट मतलब क्या ऑर्डर दे सकता है किसको, कि भाई साहब सुनो ना जो कंपनीज एक्ट का है ना प्रोविजन आप उसको अप्लाई यहाँ पे कर लो। भैया आपने यहाँ पे 1956 लिखा है, अभी तो 2013 है ना। सुनो एक्ट के अंदर में जो यहाँ लिखा हुआ है 1956 से लिखा हुआ है, वैसा क्यों है, हुआ क्या था कि जब ये एक्ट बना, LLP एक्ट कब बना था 2008 में, तो उस टाइम पे कंपनी एक्ट बोलो कौन सा था 1956, इसलिए उन्होंने जो एक्ट में लिखा हुआ बोलो क्या है 1956, क्योंकि उसका जो है ना प्रोविजन उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसी के बेस पर ये एक्ट भी बना था। क्योंकि भाई 2013 तो 8 के बाद आता है ना, अरे बोलो हाँ कि ना, तो ये जो अमेंडमेंट चेंज हो तो बाद में हुआ ना, बट यहाँ पे जो एक्ट में हमने प्रोविजन लिया था उस टाइम पे कौन सा था 1956। डन है क्या, चलिए शैल अप्लाई टू कौन सा, एनी LLP, और कौन सा ऐसा कोई भी LLP जो एक्सेप्शन में आएगा उसका मॉडिफिकेशन एडॉप्शन एज भी कौन सा स्पेशल इन द नोटिफिकेशन। तो ये सारे चीज डिपेंड करेगा किस पे, आंसर है उस एक्ट के नोटिफिकेशन के ऊपर में कि आपने क्या क्या नोटिफाई किया हुआ है। फाइन, अब एक बात थोड़ा सा यहाँ पे और सुनो, जब मैं LLP बोलता हूं ना तो LLP में जब मैंने पार्टनर्स को लेके बात किया तो सुनो इसमें दो पार्टनर्स आपको देखने को मिलेंगे। कितने पार्टनर, दो पार्टनर। कौन कौन भैया, एक रहेंगे आपके मेन पार्टनर, कौन भैया, मेन पार्टनर्स जो नॉर्मली पार्टनरशिप को मतलब LLP को इनकॉर्पोरेट करेंगे या सारे काम करेंगे। और दूसरा जो आएंगे दैट विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन से भैया, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डन है क्या, सुनना मेरे मन में एक बात आ रहा है, आप तो बोलना, कंपनीज एक्ट आपने पढ़ा था मेरे साथ में, आप मुझे बताओ कि वहां पे अगर कोई भी डायरेक्टर होता है तो उसको एक नंबर लेना पड़ता है, बोलो कौन सा, D नंबर। सेम चीज जो है ना ये जो रेगुलर पार्टनर है ना इसको भी एक नंबर लेना पड़ता है, कौन सा, DPIN, कौन सा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डन है क्या, तो इसको भी यहाँ पे लेना होता है। बट जो आपका मेन पार्टनर है क्या उसको कुछ लेना है क्या, नहीं, मतलब कि इसके पास में DPIN का होना जरूरी है बट इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, ये तो मालिक है ना, बोलो हाँ कि ना। मतलब ये करेगा क्या ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी को सॉरी LLP को इनकॉर्पोरेट कर देगा
और इनकॉर्पोरेट करने के बाद में बाकी चीजें जो कंडक्ट करेगा बोलो कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। हाँ कि ना, तो उनके एक्टिविटीज के लिए लायबल भी कौन होगा, वही होगा, दैट इज कौन सा, डीपीआईएन। बोलो हाँ कि ना, तो ये उससे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। एक बात और मुझे बोलने का मन कर रहा है, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो कंपनी के पास एक नंबर मिलता है, बोलो कौन सा, सीन नंबर। कौन सा, सीन नंबर। कौन सा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। डन है क्या। इन द सेम मैनर जब एलएलपी आपका बनेगा ना तो इसको भी एक नंबर मिलेगा, कौन सा, LLPIN नंबर। कौन सा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। डन है क्या, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फाइन, चलिए अब थोड़ा सा अब इसको देखिए, आप एक बार समझ जाएंगे। अब पहला बोला एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। सोचो पार्टनर्स अगर बात करें तो कौन होगा, तो भैया एक इंडिविजुअल होगा और कौन सा, बॉडी कॉर्पोरेट भी होगा, मे भी कौन सा, पार्टनर इन एलएलपी। डन है क्या, मतलब क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई कंपनी आपके एलएलपी में पार्टनर बन जाए, बोला हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने बोला कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई कंपनी ऑलरेडी है, कोई कंपनी मतलब ऑलरेडी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं क्या, आंसर है हाँ, एज अ क्या, मेन पार्टनर, नॉट एज अ क्या, डिग्नेटेड पार्टनर। समझा मैंने क्या बोला, एज अ क्या, मेन पार्टनर, मतलब कि वो पार्टनर जो एलएलपी स्टार्ट करता है ना कि जो कंडक्ट करता है। डन है क्या, दोनों अलग अलग है। ध्यान रखना, डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा आपका एक इंडिविजुअल होगा, लेकिन जो आपका मेन पार्टनर है वो क्या बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है। फिर क्या बोला, एन इंडिविजुअल सेल नॉट बी क्या, कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ क्या, अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड है। हाँ कि ना, अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल अगर वो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड समझते हो क्या, कौन, एक ऐसा पर्सन जिसका बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, मतलब क्या, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही और क्या गलत है, तो वहां पे ऐसे पार्टनर बोलो क्या बोलेंगे, अनसाउंड माइंड। या ऐसा कोई भी पर्सन जो आंसर है कॉम्पिटेंट नहीं है। वे कौन कौन से लोग, तो सुन लो, नॉर्मली 3 लोग ऐसे होते हैं हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सा, तो अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, अगला होता है माइनर, और तीसरा होता है डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लॉ। ये 3 लोग वो लोग हैं जो कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। तो पार्टनर क्या बनेंगे, क्या आंसर, नहीं बनेंगे। तो पार्टनर कौन बनेगा, जो आपका कॉम्पिटेंट है। कौन कौन सा, मेजर, साउंड माइंड एंड से कौन सा, नॉट। सिंपल सी बात है, बात समझे, तो ये लोग यहाँ पे आएंगे। अगला बोलो क्या बोले यहाँ पे, एक और चीज, ही इज क्या, एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। आप लोग पता है डिस्चार्ज और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट में फर्क क्या होता है, डू यू नो द मीनिंग, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अच्छा सुनो, इंसॉल्वेंट क्या होता है ये आपको पता है, क्या कौन होता है, मतलब कि एक ऐसा पर्सन, ऐसे बोलना, एक ऐसा पर्सन जिसका एक स्टेट आ गया, स्टेट मतलब क्या, एक पॉइंट आ गया जहां पे उसका लायबिलिटी ज्यादा, असेट्स कम है। बोलो हाँ कि ना, मतलब क्या, ही इज इनकैपेबल टू पे हिज डेट, नाउ ही इज अनेबल टू पे हिज डेट, अब वो अपना पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो वहां पे उस पर्सन को क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। अब सुनो, इंसॉल्वेंट बोलने के लिए ना, ये हम नहीं बोल सकते और आप नहीं बोल सकते, और ना ही पर्सन खुद से बोलेगा, तो उसके लिए कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब क्या, कि अगर आप इंसॉल्वेंट के स्टेट में हो तो ये कोर्ट बोलेगा कि हाँ जी आप डिस्चार्ज हो कि अनडिस्चार्ज हो। जैसे आज मैं इंसॉल्वेंट हूं, तो क्या मैं कल भी इंसॉल्वेंट रहूंगा क्या, नहीं। एक पर्सन एक टाइम के बाद में ही विल बिकम लाइक, आंसर फिर से डिस्चार्ज और अनडिस्चार्ज। मतलब सोचो, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अभी आप इंसॉल्वेंट हो, मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे डिस्चार्ज, क्या उसको, डिस्चार्ज। डन है क्या, लेकिन जैसे ही वो टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म होने के बाद यू आर लाइक कि हाँ जी मेरे पास कुछ फंड्स आ गए, वो तो हो चुका ना सेटलमेंट, अब न्यू फंड्स मेरे पास आ गए, तो मैं अपने आप को एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मान सकता हूं क्या, आंसर है हाँ जी, तो देन आई विल बिकम क्या, अगेन अनडिस्चार्ज्ड। डन है क्या, तो ये कोर्ट विल डिसाइड कि मैं कब डिस्चार्ज हूं, कब अनडिस्चार्ज हूं। जैसे आपने सुना है क्या, अमिताभ बच्चन एक टाइम पे उनका दिवालिया निकल गया था, पता नहीं 90s अप्रोक्सीमेट 2005 के आसपास में, जी हाँ, उस टाइम पे उनका दिवालिया निकल गया था। मतलब क्या, कि उस टाइम पे उनके पास में जो पैसे थे पूरा खत्म हो चुके थे, ना कोई मूवी में काम मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, मतलब हैप्पी बर्थडे उनका हो चुका था, राइट। मतलब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि जो अपने नौकर को पैसे तक दे पाए, ये हालत था उनका, राइट। तो उस टाइम पे अपना पूरा प्रॉपर्टी सब बेचे, डसन हाउस बेचा एंड सब चुकाया, एंड ही वाज लाइक क्या, डिस्चार्ज फ्रॉम द कोर्ट।
बोलो हाँ कि ना। एंड सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में जब अगेन उनको मूवी मिलना कि स्टार्ट हुआ, काम करना शुरू किया, तो पुराना काम खत्म, फिर से उन्होंने अपना बिल्डअप किया, हाँ कि ना, तो दे विल बी क्या, अनडिस्चार्ज अगेन। फाइन, तो ये कोर्ट विल डिसाइड। फाइन, चलो अगला क्या है, हियर्स क्या, अप्लाई टू क्या, एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशंस इज पेंडिंग। मतलब क्या, मान लो आपने खुद से कोर्ट के पास गए हो और अप्लाई किया, देखो भाई साहब हम अभी इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, आप देख लो, बट कोर्ट अभी जजमेंट उस पर दिया नहीं है, तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। फाइन है क्या, तो ये आपको केस यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। तो बोलो क्या बोलेंगे भाई, ये नॉर्मली आपके 3 लोग वो हैं जो कभी भी एलएलपी में पार्टनर नहीं बनेंगे। कौन कौन से, ऐसे बोलो, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और एक ऐसा पर्सन जो अभी अपना क्या है आंसर, एक अपना एप्लीकेशन दिया बट क्या एप्लीकेशन का है उसका पेंडिंग, ऐसे बोलना, एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंट इज गिवन बट इज इट्स का पेंडिंग टिल नाउ। फाइन, तो ऐसे 3 लोग हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे, मतलब एलएलपी में पार्टनर नहीं बनेंगे। फाइन, अगला है आपके पास में फॉरेन एलएलपी। अब सुनो, फॉरेन एलएलपी नॉर्मली एक और एलएलपी होता है जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस बोल कहां पे है, इंडिया में है। क्या बोलेंगे, एक ऐसा एलएलपी जिसका इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया है, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, इंडिया में है। और हाँ, प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में है वो आपका किसी भी फॉर्म में है, मतलब क्या, वो जो एलएलपी है वो फिजिकली काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रहा है, या थ्रू द एजेंट काम कर रहा है, या किसी और भी मोड में काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन एलएलपी बोलेंगे। एक बात और, फॉरेन एलएलपी बोलने के लिए ना कुछ और भी टर्म्स है जो हमको देखना पड़ता है। देखिए तो सुनो ध्यान से, एलएलपी के अंदर में जो आपका पार्टनर्स है वो कहां का है, मतलब वो सिटीजनशिप कहां का है और रेसिडेंट कहां का है, ये भी हमको चेक करना होता है, राइट। और उसके जो मेन प्रोसीजर हम लोग आगे वाले क्लास में बात करेंगे। देखो क्या बोला, पहला बोला क्या, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स का क्या, फॉर प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस बाय क्या, फॉरेन एलएलपीज within India and carrying क्या on their businesses therein by applying और क्या incorporating with such modification the provisions of the Companies Act 1956 और such क्या regulatory mechanism with such क्या prescribed composition जिसको लोग फॉलो करेंगे। क्या बोला, with such क्या modification, मतलब अगर आप एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुए हो तो आपने तो वहां का लॉ नहीं किया होगा, अगर यहाँ बिजनेस करना है तो आपको यहाँ का भी तो लॉ फॉलो करना पड़ेगा ना। आंसर है हाँ, तो जो जो मॉडिफिकेशन वर्जन करना होगा वो सीजी उसको नोटिफाई कर देगा। डन है क्या, सिंपल। जैसे कि देखो ना, अगर मैं बात करूं तो बहुत से जो कंपनियां हैं वो फॉरेन कंपनी तो इंडिया में काम करती है ना। एग्जाम्पल में देता हूं, टेस्ला देखो ना अभी, तो टेस्ला यहाँ पे काम कर रही है ना। अब बताओ जो टेस्ला यहाँ पे काम कर रही है, अब तुम खुद सोच के देखो, क्या वो कंपनी यहाँ की है, नहीं, इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, एज पर द यूएसए। बोलो हाँ कि नहीं, वहां के लॉ की कटिंग हुई है, यूएसए कंपनी एक्ट में हुई है, बट जब वो यहाँ बिजनेस कर रही है तो क्या यहाँ का लॉ फॉलो नहीं करेगी क्या, वे करना पड़ेगा। अब जो जो उसको लॉ फॉलो करना है दैट ऑल विल बी क्या, प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डन है क्या, तो लोग उसके लिए बताएंगे कि आपको ये काम करके देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिजनेस करो, यहाँ पे काम करोगे तो भाई टैक्स भी तो आपसे लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ कि ना, आपको रिबेट भी देंगे, तो सब चीज के लिए लॉ में तो मेंशन करना पड़ेगा ना कि क्या क्या आपके लिए एप्लीकेबिलिटी रहेगा। फाइन, ये चीजें आपको देखने मिलेगी। फाइन, तो ये रहा आपका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द कौन सा एलएलपी चैप्टर। फाइन, अब जो मैंने मेन बात किया है, एलएलपी बोलो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए देखें तो हमारे पास में कुछ फीचर्स हैं जो हमको लेकर यहाँ पे बात करना पड़ेगा। अब एक करके सारे पॉइंट के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट है एलएलपी इज अ क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। अब बताओ क्या मुझे अलग से इसके लिए बोला है कुछ, अभी तो मैंने बोला एलएलपी बोलो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों, बिकॉज इट इज क्या, रजिस्टर्ड अंडर क्या, द एलएलपी एक्ट 2008 एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ऐसा कोई भी बिजनेसेस जो आपके एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट तो बोलेंगे ना। ये ऐसा कोई भी बिजनेस, सुनना, ऐसा कोई भी बिजनेस जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट हुआ है एज पर दैट एक्ट, इन दैट केस दैट बिजनेस विल बी टर्म्ड एज क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ कि नाम, आप कैसे नहीं कि सिर्फ उसी पे ही आएगा, जब बॉडी कॉर्पोरेट को जब तुम डिफाइन करोगे ना, वहां पे डिफाइन में भी क्या हुआ है, बोलो क्या, कि एक ऐसा बिजनेस व्हिच इज क्या, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर कंपनीज लॉ। एंड फिर कौन सा, इफ द एनी बिजनेस व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी और एनी अदर लॉ, उसको बोलो क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। या उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको सीजी नोटिफाइड करेगा, वही बोलो क्या है,
डन है क्या? तो टर्म्स यहाँ पे देखता है, देखो क्या है, एलएलपी इज क्या, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड क्या, इनकॉर्पोरेटेड, मार्क करने इसको, फॉर्म्ड एंड क्या, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, एंड इज क्या, लीगल सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द इट्स पार्टनर्स, क्योंकि एलएलपी अलग और पार्टनरशिप सॉरी पार्टनर्स उसके अलग होते हैं। अगला, ये मैंने पहले ही बोला, बोला क्या है, हाइब्रिड ऑफ कौन सा, कंपनी एंड पार्टनरशिप। मैंने थोड़ा देर पहले बात किया ना कि ये जो आपका एलएलपी है ये कहाँ का है भैया, पार्टनरशिप का एलएलपी का दोनों मिलके का बना हुआ है ना, मतलब कि आपका पार्टनरशिप का पूरा फीचर्स ले लिया, कंपनी का पूरा फीचर्स ले लिया, और दोनों का फीचर्स लेने के बाद में क्या बन गया, एलएलपी। तो दैट इज भाई, बोलो क्या बन गया, हाइब्रिड ऑफ बोथ, कौन सा, कंपनीज एंड पार्टनरशिप। हाँ कि ना, तो ये चीजें देखता है। देखो एलएलपी क्या आपका एसिमुलेट्स द फीचर्स ऑफ द कंपनी एंड कौन सा, पार्टनरशिप फॉर्म्स, दोनों क्या कह रही बता ना, फीचर्स को लेके क्या बना दिया, आंसर है एज द नेम सजेस्ट द एलएलपी, जो बनाया गया कौन सा, की फीचर ऑफ दिस एक्ट। फाइन, दोनों का जो मेन फीचर्स लेके अपना काम किया गया। जैसे कि अगर तुम सिंपली देखो तो एक बात थोड़ा ध्यान सुना, एलएलपी के अंदर में ना जो खास बात ये होती है कि जो पार्टनरशिप का जो मेन फीचर्स था, जैसे मैंने बात किया, पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट करना इजी है, बंद करना इजी है, ऑपरेट करना इजी है, डन। कंपनी के लिए क्या है भैया, उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, लॉ को फॉलो करना है, राइट। अब सोचो ये दोनों को मिला के क्या बना दिए, एलएलपी। मतलब जब एलएलपी के लिए बात करेंगे तो इसको इनकॉर्पोरेट करना, बंद करना क्या है, आसान है, बोलो हाँ कि ना। मतलब जो लीगल कंप्लायंस ऐसे फ्रेम किए गए ना, जो जब आप इसको आसानी से फॉर्म कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट यहाँ पे नहीं होगी। डन है क्या? आगे देखो क्या है, परपिचुअल सक्सेशन। ये आप लोगों ने कंपनीज वाला चीज देखा था ना, याद है क्या? अरे मैंने आप लोगों को कंपनी का फीचर्स पढ़ाया था, क्लैप्स। अरे क्लैप्स, सी फॉर क्या था, कॉमन सील, एल फॉर क्या था, लिमिटेड लायबिलिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, पी फॉर परपिचुअल सक्सेशन, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। वही चीज तो यहाँ भी है, जो वहां पे था ना 5 आपके फीचर, वही चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब बताओ परपिचुअल क्या बोलता था कि सुनो भाई ध्यान सुनो, कि जो कंपनी है ना और जो मेंबर्स है दोनों अलग है, बोलो हाँ कि ना। इस कारण से क्या बोलता है कि मेंबर्स के मरने जीने, मेंबर्स के आने जाने से कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, हमेशा चलता हुआ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद करो, अगर मैं बताया था कि अगर रिलायंस कंपनी है, उसके फाउंडर प्रमोटर कौन थे, क्या वो जिंदा है क्या कंपनी बंद हो गई क्या? वही तो बोलना चाह रहा है भाई साहब। वो तो एक तरह से नॉर्मल देखो तो फाउंडर भी थे, साथ में मेंबर भी थे, उनके मरने से कंपनी बंद हो क्या? नहीं भैया, बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो आज के डेट में मेरे पास में ना रिलायंस कंपनी का 10 ठो शेयर है, तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं कि नहीं हूं? हूं ना। कल जाके मैंने शेयर बेच दिया, हटा दिया, तो मैं उसके मेंबर हूं क्या? नहीं। क्या कंपनी बंद हो गई क्या? भाई पागल हो गए हो, आपके शेयर खरीदने बेचने से क्या ही फर्क पड़ता है? बोलो हाँ कि ना। वही चीज बोलना चाह रहा है कि मेंबर्स में कम में गो, बट कंपनी का विल गो फॉर एवर। सेम चीज एलएलपी भी है कि एलएलपी में जो पार्टनर्स है ना वो आएंगे जाएंगे, बट एलएलपी क्या है, कंटिन्यू चलता हुआ रहेगा। डन है क्या? देखो यहाँ पे क्या बोला, बोलना चाह रहा है कि enjoying perpetual succession also makes क्या a distinct with the partnership forms under the Indian Partnership Act 1932. The duration of the और क्या life of the LLP does not क्या depend upon the partnership deed. The LLP continues till क्या it is wound up in the accordance with the कौन सा process established by the LLP Act. हाँ कि ना। तो जो आपका बंद भी होगा वो कैसे बंद होगा, एज पर द एलएलपी एक्ट के थ्रू बंद होगा। डन है क्या? ऐसे बोलना, जिस तरह से मैंने जिस एक्ट के थ्रू स्टार्ट होगा उस एक्ट के थ्रू बंद भी होगा, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन और वाइंड अप दोनों सेम लॉ के अकॉर्डिंग होगा। ये तो मैंने पहले बोल दिया, कौन सा, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने क्या बोला, एलएलपी जो बिजनेस है वो अलग और पार्टनर अलग। तो देखो क्या बोला, एलएलपी बीइंग क्लॉथ्ड, being clothed with the कौन सा separate legal entity, a concept thereto known to the कौन सा corporate enjoys the right to enter agreement in its own name and is क्या entitled to sue and be sued क्या in its own name। मतलब क्या, अगर कंपनी के नाम पे कोई भी कोर्ट केस होता है क्या? आंसर है हाँ। जैसे मान लो अगर आप लोगों ने रिलायंस जियो का सिम परचेज किया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो और आप उसके ऊपर कोर्ट केस करना चाहो, तो किसके ऊपर करोगे, रिलायंस जियो के नाम पे या मुकेश अंबानी के नाम पे? तो मतलब कंपनी के नाम पे ना। तो सेम चीज एलएलपी की भी तो बोल रहा है कि जो पार्टनर्स है ना उनके नाम पे कोर्ट केस नहीं होगा, कहां पे होगा, एलएलपी के नाम पे होगा। बिकॉज क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों क्या है, अलग अलग है। वही बात यहां पे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब सुनो गजब की बात है, बोलना चाह रहे हैं ना, तो सुनो। ये जो मैंने बात किया ना मेन पार्टनर, तो बोला मेन पार्टनर जो है ना मिनिमम आपके पास में 2 तो होने ही चाहिए,
और मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। याद करो पार्टनरशिप में तब लिमिट है ना भैया, बोलो हाँ कि ना, कि भैया मिनिमम टू मैक्सिमम कितना 50 और 100 इन सर्टेन केसेस, हाँ कि ना, एज पर सीजी में नोटिफाइड, बोलो हाँ कि ना। बट अगर तुम नॉर्मली बात करो तो एलएलपी में कितना बोला है, मिनिमम 2, ऐसे बोला है, एटलीस्ट 2 चाहिए, और मैक्सिमम कितना बोला, कोई लिमिट नहीं है, जितना है वहां पे लेके आ सकते हैं। सेम चीज जो है ना डीपी, इसके लिए भी क्या बोला कि भाई जो डीपी है ना, यहाँ पे भी डीपी है ना, यहाँ पे भी कौन सा, अच्छा मिनिमम 2 तो चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ भी कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, ध्यान है क्या। तो सोचना मैक्सिमम पार्टनर्स का कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट पार्टनरशिप में क्या था, लिमिटेशन दिया हुआ था, हाँ कि ना। तो कहने से जो एलएलपी है ना, ये पब्लिक कंपनी के टाइप का बेनिफिट ले रहा है। याद करो पब्लिक कंपनी में क्या बोला है, मिनिमम 7 लोग, और मैक्सिमम कितना बोला, कितना भी हो सकता है, बोलो हाँ कि ना, अनलिमिटेड। सेम चीज यहाँ भी है, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना भी लिमिट यहाँ पे हो सकता है। अब वो चाहे आपका मेन पार्टनर हो, चाहे आपका वो डीपी हो, दोनों आपका हो सकता है। एक बार देख लो यहाँ पे जो पॉइंट बोलना चाह रहा है, बोला क्या, एवरी एलएलपी शैल हैव क्या, एटलीस्ट, सुनना लिस्ट क्या है यहाँ पे लिखना, प्रॉपर थ्रस्ट करना है इसको, ये एटलीस्ट है, क्या है, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, ठीक है ना, दोनों चाहिए। एंड देयर शुड बी क्या, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज क्या, डिग्रेडेड पार्टनर्स एज वेल। सुनना यहाँ पे तुम देख पा रहे इंग्लिश से चेंज किया, पहले बोला कि एवरी एलएलपी शैल हैव क्या, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, मतलब जब यहाँ पे एटलीस्ट 2 पार्टनर्स की बात किया ना, तो ये मेन पार्टनर की बात किया, और मैंने क्या बोला, मेन पार्टनर जो है ये आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, लेकिन जब डीपी की बात करेंगे वो कौन होगा, इंडिविजुअल ही होगा। तो क्या बोला, देयर शुड बी एटलीस्ट क्या, 2 इंडिविजुअल्स, देखा तरीका, तो ये आपको देखना पड़ेगा, प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। अगला क्या बोला, ऑफ होम क्या, एटलीस्ट 1 शैल बी कौन सा, रेसिडेंट इन इंडिया। अब रेसिडेंट के लिए मैंने क्या बोला, वह एक ऐसा पर्सन जो आपके प्रीवियस ईयर में 120 डेज, कितना 120 डेज और मोर इंडिया में रह रहा हो, उसको बोलो क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे, हाँ कि ना। मतलब जो ये डीपी की बात हो रही है ना, इसमें से जो एक जन हो जो होगा वो क्या बोला, रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब बाकी अगर एक जन है ना नॉन रेसिडेंट भी तो चलेगा, लेकिन एक रेसिडेंट होना जरूरी है। देयर इज क्या, नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द पार्टनर्स इन द एलएलपी, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, सिंपल। अगला म्यूचुअल एजेंसी। अब बताओ जो मैंने बात किया पार्टनरशिप में क्या था, अगर एक पार्टनर ने कांड किया दूसरा भी लायबल होगा। अगर जैसे मान लो आज के डेट में मैं और सनी दोनों पार्टनर्स हैं, हाँ कि ना, एक नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है, तो अगर सनी ने कुछ कांड किया तो उसके लायबल कौन होगा, मैं भी होऊंगा। अगर मैंने कुछ कांड किया तो वो भी लायबल होगा। ये मतलब नहीं है कि भाई तुमने कांड किया तो तुम समझो, ये नहीं है भैया। लेकिन एलएलपी में क्या बोला, एलएलपी में जो पार्टनर कांड करेगा ना वही लायबल होगा। क्यों भाई, मैं तेरा एजेंट नहीं हूं ना, और ना ही मैं तेरा प्रिंसिपल हूं, बोलो हाँ कि ना। तो ऐसा कुछ रूल है क्या, आंसर नहीं। तो भाई जब तुम कांड किया ना तुम समझो। अब सोचो एलएलपी में कांड कौन करेगा, जो उसको ऑपरेट करता है, और ऑपरेट कौन करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो उसके लेवल भी कौन होगा, ना कि मेन पार्टनर। मतलब मेन पार्टनर को कभी भी कुछ मतलब उससे नहीं रहेगा, तुम कांड किया ना तुम भरो, तुम लाके दो, हाँ कि ना, मतलब तुम्हारा लायबिलिटी एंट्री बनेगा ना कि बाकी पार्टनर्स का। समझा क्या, ये चीज बोलना चाह रहे हो क्या। ऑल पार्टनर्स विल बी द क्या, एजेंट्स ऑफ द एलएलपी अलोन, अ पार्टनर कैन नॉट क्या, बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स, है ना क्या, तो उसको बाइंड वो नहीं करेगा, फाइन है। आगे क्या है, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब सोचो अगर जो डीपी है वो लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं क्या, आंसर है हाँ, क्योंकि कंडक्ट उनको करना है, ऑपरेट उनको करना है ना, तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रह सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोला, फ्लेक्सिबल, मतलब उसको चेंज बार बार कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, राइट, जो जैसे जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पे चेंज हो कर सकते हैं। क्या बोला, द एलएलपी हैज क्या, रिटेन्ड फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड क्या, फ्लेक्सिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। बोलो हाँ कि ना, जो मेन पार्टनर है, याद करो जो पार्टनरशिप जो मेन बनता है पार्टनरशिप एक्ट अकॉर्डिंग, उसमें क्या है, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड आउट ऑफ क्या, अग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट करेंगे ना, तो बोला अग्रीमेंट यहाँ भी होगा, तो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम जब चाहे तब अपना प्रॉफिट रेशियो जो है चेंज कर सकते हैं ना, आंसर है हाँ। अगर रेशियो जो नॉर्मली लिखा है वही फॉलो करेंगे, रेशियो कुछ भी नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ भी सेम बात करता है, डन है क्या, देख लो। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट मींस क्या, दैट देयर आर नो मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स और क्या जनरल मीटिंग एंड देयर क्या फ्यू लीगल, समझे क्या। जैसे याद करो ना, कंपनी में आप लोग पहले चैप्टर पढ़े थे एजीएम, ईजीएम पढ़े थे ना, तो वहां पे जो आपने देखा क्या था भैया कि आपको एजीएम करना पड़ेगा कंपनी में, बट के यहाँ पे भी करना है क्या, बोला नहीं यहाँ पे एजीएम करना ही नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली क्या है भाई साहब कि आपस में बस एक बात कर लो और कंडक्ट करो,
जो जो काम करेगा उसको दिया गया ऑलरेडी, वही आप काम कंडक्ट करोगे। अगर उसमें आपने कांड किया तो आप लायबल हो, आप खुद समझो। डन है क्या? तो यहाँ पे कुछ मीटिंग ब्ला ब्ला करने की दरकार नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब कि जो बात किया ना कि फ्लेक्सिबिलिटी किसका, कंपनीज एक्ट का, वो यहाँ पे बेनिफिट लेगा। जो है ना रिजिडिटी और जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको यहाँ पे नहीं लेगा। सिंपल सी बात है। अगला क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डजंट अप्लाई, तो मैंने पहले ही बोल दिया। फाइन है क्या? क्या बोला? जो आपका पार्टनरशिप का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। कहां पे? एलएलपी के अंदर में। सिंपल सी बात है। फाइन। अगला फॉर्मेशन, तो बोलो एलएलपी का फॉर्मेशन बोलो कैसे होगा? एज पर द एलएलपी एक्ट एज अ क्या, बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड का द इंडिविजुअल्स, और कई जब साउंड माइंड जो होंगे ना, आंसर यहाँ की ना, और अनडिस्चार्ज और कौन सा, नॉट एडजुडिकेटेड एज ए इंसॉल्वेंट, राइट। और क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो बी का पार्टनर ऑफ द एलएलपी, जो मैंने पहले ही बात किया। डन। और सुनना, ये जो पार्टनर की बात कर रहे हैं मतलब कौन सा, अच्छा मेन पार्टनर की बात कर रहे हैं, ना कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का। डन। चलिए, एलएलपी अग्रीमेंट होगा क्या? आंसर है हाँ जी, वो लोग आपस में अपना अग्रीमेंट कर लेंगे कि उनका प्रॉफिट्स क्या रहने वाला है, उसे आपस में अपना क्रिएट कर लेंगे एज पर देयर चॉइसेस। क्योंकि भाई साहब फ्लेक्सिबिलिटी देना है ना, तो अग्रीमेंट के थ्रू फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अगला क्या है, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सुनो ध्यान से कि जो भी आपके एलएलपी बिजनेस है उनको एज पर द एमसीए गाइडलाइन वहां पे जाकर इनको सारे डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे, ऑथेंटिकेट भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कहां पे? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर के रूप में। कौन सा? कॉमन सील, डीएससी, नाम सुने हो? अरे याद करो, डीएससी क्या था? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, हाँ कि ना। तो ये एलएलपी को भी लेना पड़ेगा, राइट। चलिए जी, अगला है यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जो बात किया ना, कंपनी के पास क्या रहता है? सीन नंबर। इसके पास क्या होगा? एलएलपी नंबर। कौन सा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिटी नंबर। ये दो बार हो गया, इसको काट देना। डन है क्या? सिमिलर टू कौन सा? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो सीन नंबर होता है कहां पे? कंपनी के केस में। और यहाँ पे क्या रहेगा? एलएलपी नंबर। फाइन। जब एलएलपी नंबर फॉर्म होगा। और फिर मैंने क्या बोला कि जो पर्संस एलएलपी को कंडक्ट करते, बोले कौन है? डीपी। उनके पास क्या होगा? डीपीआईएन नंबर। देख लो, ठीक है ना। मतलब कंपनी वाला सारा फीलिंग ले रहा है यहाँ पे। डन। आगे क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, बोलो कौन होता है? तो बोला कि एक ऐसा पार्टनर जो एलएलपी को ऑपरेट करने में मेजर रोल प्ले करता है। द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट्स मैटर्स एंड क्या थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एलएलपी एज पर द कौन सा? द एक्ट और स्पेसिफाइड इन द एलएलपी है। मतलब कौन सा? एलएलपी एक्ट की बात कर रहा है। द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल पेनाल्टीज इम्पोज्ड ऑन एलएलपी फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कौन सा, राइट। तो जो आपके एलएलपी एक्ट के अंदर में जितने भी प्रोविजन है जो आपको फॉलो करने हैं, वो कौन करेगा? कौन करेगा? डीपी। अरे भाई साहब, जब ऑपरेट आप करोगे तो रूल फॉलो कौन करेगा? आप ही करोगे ना। बोलो हाँ कि ना। अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया, एनुअल डॉक्यूमेंट आपने आपने सबमिट नहीं किया, जीएसटी रिटर्न आपने टाइम पे नहीं किया, तो जो भी पेनाल्टी आएगा वो एलएलपी देगा क्या? नहीं, गलती आपकी है ना, तो आप भरो। मेरी बात समझे क्या? आप मतलब कौन? डीपी करेगा, ठीक है ना। ये बात करना चाह रहा है। यहां तक बात समझ पाए क्या? अगला जो यहाँ पे देखोगे, बोलो बोलो क्या है? वे कन्वर्जन ऑफ एन एंटिटी इनटू एलएलपी। सुना, एंटिटी मतलब कौन सा? वैसे कोई भी जो बिजनेस है, याद करो बात किया ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल। सेकंड किसके लिए है? अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो। थर्ड किसके लिए है? प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी। और फोर्थ किसके लिए है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी के लिए, राइट। तो वही शेड्यूल की बात करेगा यहाँ पे। देख लो क्या बोला, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स द क्या प्रोविजंस टू कन्वर्ट अ पार्टनरशिप फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कौन सा, ठीक है ना, राइट। अब उसके लिए था ना तीनों शेड्यूल जो यहाँ पे ऑलरेडी बात कर लिया। फाइन है क्या? अगला क्या है? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब सुनो, जो भी अरेंजमेंट होंगे, जो भी कंपनीज का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, वो कौन सा? 1956 बार दिया है ना। बट सुनना, आप एक बार माइंड में रखना कि उस टाइम पे तो 1956 था, बट अभी क्या है? तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे? 13, राइट। तो भैया एग्जाम में क्या लिखेंगे? 1956 की 2013। तो सुनो, इनकॉर्पोरेशन के टाइम का जब डेट पूछेगा पहले वाला, तो वहां पे क्या लेंगे? 1956। बट यहाँ पे जब कोई भी ना कॉम्प्रोमाइज, तो दैट विल बी फॉर कौन सा? 2013। तो यहाँ पे जो है ना आप लिखना कौन सा? 1956 और 2013, ठीक है ना। तो ये आप मेंशन कर देना, राइट। याद करो ना, जब कंपनी का डेफिनेशन था नॉर्मली क्या था? अ कंपनी मींस अ कंपनी क्या, व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर क्या?
कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर कंपनी लॉ, तो अगर वहां पे ले रहे थे ना तो सारा वो पाएगा ना, तब दोनों का नाम वहां पे डाल देना चलेगा, फाइन, स्लैश डाल के। चलो हटाओ, यहां तक बात समझ पाए क्या? एक बार ये सारे जो पॉइंट्स है ना अभी तक जो मैंने बात किया, प्लीज फास्ट रिकेप करो, तब मैं आगे बात करूंगा। जितना मैंने बात किया सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक बार गो थ्रू करो जल्दी। प्रीवियस कंपनी लो, हाँ उल्टा बोल देगा, नहीं 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 2030, ठीक है ना, बार बार देख लेना यहाँ पे, उसमें आगे पे वहां पर है कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज क्या, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे कि 1956 हो गया, 1888 हो गया, अलग अलग कंपनी एक्ट है। समझा थोड़ा सा? उस बुक्स में है, फीचर्स निकाल उसका, पढ़ना, फीचर्स निकाल उसका। मिला? हाँ जी, हाँ बात देखिए भाई, निकालना। हाँ फीचर से एडवांटेज में फर्क होता है, पता है क्या क्या होता है फर्क? फीचर से एडवांटेज में क्या होता है फर्क, पता है आपको? चलो चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग को ये जिंदगी भर याद रहेगा सर। अनुष्का, अगर तुमसे मान लो पूछता हूँ, तुमको कैसा लड़का चाहिए, तुमको कैसा लड़का चाहिए शादी करने के लिए? बोलो बोलो बोलो, अरे बता ना। पैसा वाला, वो तो तुम्हारे पास खुद ही है, और बता, और बता, और और बस इतना ही? तो बता ना, वही तो बोलो, बता ना। सोचो ये जितना चीज बोल रही है ना, दिस ऑल वांट्स क्या, फीचर्स, और जो मिलने के बाद जो मिलता है वो क्या है, एडवांटेजेस। मतलब जिसके बाद आप इमेजिन करते हो ना कि हाँ ये होना चाहिए, ये होता वो होता, वो बोलो क्या है, फीचर्स। बट एक्चुअली जब वो मिलता है वो क्या है, एडवांटेजेस, राइट? हाँ, जैसे सुनो एक बात हो, मोबाइल फोन लेते हो ना, आप क्या देखते हो उसका, आप होता रिक्वायरमेंट की ये फीचर्स हो, ये कैमरा, ये रैम और रोम चाहिए ना, आप ये क्या है फीचर्स है। बट एक्चुअली जो लेने के बाद जो आपको जो क्राइटेरिया है फुलफिल करता है कि नहीं, दैट इज व्हाट, एडवांटेज। हाँ कि ना? जैसे फीचर्स बहुत सारा आपको दिखता है कि ये चीज है, वो जो दिखने के लिए दिख गया, बट जब यूज करते हो पहले यार सब तो बकवास है, मतलब क्या, रियल एडवांटेज। ऐसे बोलो व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, फीचर्स है, एक्चुअली क्या है, एडवांटेज है। बताओ, पैसा वाला चाहिए इसको, इसको आप, चलो नहीं बोलेंगे हम। हाँ जी, हर जगह पे ऑप्शनल है। सुनो, अगर कॉमन सील है अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भी क्या करेंगे, तो वहां पे बोला कि दो डायरेक्टर एक साथ में साइन कर देंगे, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देंगे तो भी काम हो जाएगा, सिंपल। मतलब हाँ, डॉक्यूमेंट्स को वैलिड करने के लिए पहले कॉमन सील था कि आपने दे दिया काम हो गया, बट अभी अगर कॉमन सील जब नहीं है ना, ऑप्शनल रख दिया, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल ऑप्शनल कर दिया, रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। जब नहीं है मतलब क्या, तो कि दो डायरेक्टर जो कंपनी के एक साथ में अपना काम करेंगे, हाँ के ना, मतलब साइन करेंगे, या फिर कौन सा, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकते हैं, मतलब सीएस, ठीक है। हाँ तो उसके लिए ना अरेंज ही करना, वो लोग ढूंढ के देगा। देखो, अब इसका ध्यान सारा वहीं पे चला गया। लाइव वाले लोग, आप लोग बोलो क्या सब कुछ है ना, क्लियर है क्या?
अरे सब ठीक है ना यहाँ तक? और राहुल जी मजे में? अनडिस्चार्ज मीन्स पेंडिंग इन कोर्ट। हाँ जी, बोल सकते हो। हाँ, ओपीसी एक न्यूली इंट्रोड्यूसन कंपनी है, आप तो वहां पे आएंगे तो पढ़ेंगे, आप बस उसके लिए ध्यान मत दो। हाँ, यहाँ पे नहीं है, कंपनीज एक्ट में है पर। हाँ नहीं भाई, एटलीस्ट बोला ना, मतलब होना ही चाहिए, ठीक है ना? क्या बोले ओपीसी का? नहीं भाई, तुम पार्टनरशिप बोल रहे हो, खुद से तुम पार्टनरशिप करोगे क्या? नहीं, हम खुद जाएंगे आईना के सामने बोलेंगे नहीं नहीं तुम मेरा पार्टनर, अरे नहीं होता है, पार्टनरशिप में दो लोग चाहिए। हम वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे कंपनी एक्ट में 1% कंपनी बना सकता है, हाँ यहाँ पे वो तो नहीं, तो भाई सब सारे बेनिफिट थोड़ी ना ले पाएगा, सारे ले ही देगा तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? हाँ। चलो डन है क्या? आप सबने रीड किया? ओ दीदी रीड किए? चलिए, अब थोड़ा याद ध्यान दीजिए, अगला जो पॉइंट है दैट इज कौन सा? एलएलपी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, थोड़ा इसको लेके बात करते हैं। देखिए ना, इनकॉर्पोरेशन एंड क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। तो पहला देखो, पहला क्या है? नेम रजिस्ट्रेशन। हाँ कि ना? तो सबसे पहला ये कि जब एलएलपी की बात कर रहे हो तो आपका उसका नाम क्या रहेगा। अब थोड़ा सुनो, जब भी कोई एलएलपी का नाम रहेगा ना, तो एलएलपी जो बिजनेस का नाम रखोगे उसके नाम के लास्ट में आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या उसका एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म एलएलपी यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक्रोनिम सुनो, मान लो मैंने बोला आरटी क्लासेस, ये मैंने एलएलपी बना लिया, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा कौन सा? आरटी क्लासेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या कौन सा ब्रैकेट में एलएलपी लिख के दिखाना पड़ेगा। इस तरह से डन है क्या? मतलब कि नाम के लास्ट में ये वर्ड दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ये आपका एलएलपी बिजनेस है। फाइन, राइट? तो वही बोला कौन सा? एवरी एलएलपी सेल का इधर द वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और द कौन सा एक्रोनिम एलएलपी एज द क्या लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम। हाँ कि ना? तो ये लास्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगला जो बोला, जो आपका एलएलपी का जो नाम रहेगा ना, दैट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल आइडेंटिकल और कौन सा टू नियरली रिसेंबल्स, मतलब क्या एक तरह का नाम आपका नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा है, मान लो जैसे मैंने बोला कि जेके लिमिटेड और मैंने सुना मैंने बोला जेके लिमिटेड। अब बताओ क्या मैं नाम रखना पॉसिबल है क्या? जैसे मान लो ये जेके एलएलपी, मान लो जेके एलएलपी ये आपका है, मान लो आयुष का है, हाँ कि ना? और मैंने ये नाम रखना चाहता हूँ जेके एलएलपी, क्या पॉसिबल है? मिलेगा मुझे नाम? बोला नहीं, क्यों? बिकॉज ये नियरली रिसेंबल है, आपका जो प्रोनाउंस करोगे वो तो दोनों सेम ही आएगा ना। बोलो हाँ कि ना? तो ऐसा नाम आप यूज नहीं कर सकते हो। तो जो नाम रखोगे हमेशा क्या डिफरेंट होगा, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा कोई भी नाम यूज नहीं करोगे जो ऑलरेडी लॉ में मना किया गया है, क्योंकि लॉ में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपका फॉरबिड किया गया कि सब नाम आप यूज नहीं करोगे। हाँ कि ना? हाँ, अब उसके नाम का यूज करने के लिए आपको ऑलरेडी सीजी से परमिशन लेना पड़ेगा या एसजी से परमिशन लेना पड़ेगा। एसजी मतलब कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि इंपीरियर वर्ड सुना है, इंपीरियर, इंपेरियल, राइट, रॉयल, ये सब नाम, ये सब वर्ड है ना जो आप किसी कंपनी के नाम में यूज नहीं कर सकते हो। बट अगर यूज करना है ना तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ कि ना? तभी तो आपको मिलता है रॉयल एनफील्ड। हाँ कि ना? तुम क्या अकेला, हम कुछ और बोलेंगे? हम समझ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हैं, रॉयल सुन के हैं नहीं बोलेंगे सनी हम। नहीं, इसको पहले बोला अच्छा रॉयल इंपीरियल। चलो आगे देखें, देखिए क्या बोला है, LLP cell cannot be registered by name which क्या in the opinion of the central government is क्या undesirable, identical और टू नियरली सिंबल। और कौन सा ऐसा कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म और LLP बॉडी कॉर्पोरेट और क्या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो ऑलरेडी यूज करता है, और क्या ट्रेडमार्क विच इज सब्जेक्ट टू कौन सा एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट, तो ये सब नाम आप यूज नहीं करोगे। जैसे मान लो सनी का मन किया एक काम करते हैं LLP बनाएंगे और वहां पे लोगो डालेंगे BMW का, पॉसिबल है? नहीं। ऑडी का पॉसिबल है? नहीं। मर्सिडीज का नहीं भाई, ऑलरेडी क्या है वो रजिस्टर्ड है, तो आप सेम नाम यूज सेम लोगो भी यूज नहीं कर सकते हो। चलो अगला क्या है, नाम को रिजर्व करेंगे ना, ये सब चीजें नाम को रिजर्व करेंगे
हाँ कि ना, राइट। अब सुनो, जब नाम जब करेंगे ना तो एक तो फॉर्म नंबर 1 है जो आप सबमिट करोगे कहाँ पे, रजिस्ट्रार के पास में, विद कौन सा, प्रिस्क्राइब्ड फीस। जैसे मान लो ये सब तो नाम नहीं होगा बता दिया, तो इसको छोड़ के जो नाम आपका मन है वो डालोगे और कहाँ जाओगे, रजिस्ट्रार के पास में, और क्या बोलेंगे, भाई साहब ये मेरे कंपनी का नाम चाहिए विद कौन सा, फीस जो देना पड़ेगा ना। आंसर है हाँ। फॉर द क्या, रिजर्वेशन ऑफ द नेम सेट आउट इन द कौन सा एप्लीकेशन एज कौन सा, द नेम ऑफ अ प्रपोज एलएलपी, और द नेम का टू विच एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम। हाँ कि ना, मतलब क्या, अगर आपका न्यू एलएलपी है, आपका न्यू एलएलपी है तो जो आपका एलएलपी का नाम चाहिए वो डालोगे, या अगर आप अपना नाम एलएलपी का चेंज कर रहे हो, मतलब मेरे पास ऑलरेडी एलएलपी बिजनेस है, मैं उसका नाम को चेंज कर रहा हूं, तो जो मेरा न्यू एलएलपी होगा ना उसको यहाँ पे नाम डाल देंगे। डन है क्या, फिर क्या बोला, उसको रिजर्व करेंगे। अब सुनना, रिजर्व करने के लिए ना आपको एक वर्ड दिखाई देगा, रन, याद है क्या, रिजर्व यूनिक नेम, जो कंपनी में था ना सेम चीज एलएलपी में भी है, क्या है, रिजर्व यूनिक नेम। आपका जो मैं दिखाया ना आपको यहाँ पे, मैं एक चीज दिखाता हूं, रुक जाओ, ये जो आपको दिखाया ना मैंने, यहाँ पे जब आओगे ना, यहाँ पे आओगे ना तो जब एलएलपी को रजिस्टर करोगे ना यहाँ पे, या फिर कंपनी को भी, जब यहाँ पे आओगे ना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लॉगिन करने के बाद में कि हाँ जी आपको अपना रन के सर्विस, रुको एमसी सर्विसेज में दिखा दे रहा हूँ, वो एमसीए सर्विसेज, रुको रुको रुको, यहाँ पे भी दिखाता है वो, ये तो आपका लास्ट में जब वेरीफाई करोगे ना, एलएलपी देखो ना, एलएलपी कौन सा, जो मैंने अभी बात किया, बोलो कौन सा एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो डाल के यू कैन चेक अबाउट ऑल द थिंग्स। अगला कौन सा, सीन नंबर किसका, कंपनी के लिए, तो आप यहाँ पे नॉर्मली चेक कर सकते हो। रुको, वो मैं जो आपको मेन चीज दिखाता हूँ जो मुझे दिखाना था आपको, रन 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 कहाँ भाई, एमसीएस सर्विसेज में आ जाओ, मास्टर डेटा नहीं, एलएलपी ई फाइलिंग है तो एलएलपी के, हाँ रुको, हाँ ये देखो पहले आ गया, देख लो रन, देख लो रिजर्व टाइम दिख रहा है क्या, अरे दिखा, ये यही तो है, बोलो क्या, जहां पे आप अपना एलएलपी का नाम रिजर्व करोगे, जो नाम प्रपोज करोगे, जिस नाम से अपना एलएलपी को रिजर्व करना चाहते हो, तो उसके लिए लॉगिन करके आपको यहीं पे आना पड़ेगा। डन है क्या, कि आप अपना एलएलपी का जो नाम चाहते हो, फाइन, एंड इसी में से आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो अलग अलग जो फॉर्म नंबर है हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा, कि एनुअल रिटर्न जब फाइल करेंगे तो कौन सा आएगा, फॉर्म नंबर 11, अगर अकाउंट सॉल्वेंसी डालेंगे तो कौन सा, फॉर्म नंबर 8, सब आपको यहाँ पे करने को दिखेगा। फाइन, चलिए आइए आगे देखते हैं। यह कलर देखो ना, तो बोलना चाह रहे क्या यहाँ पे, अपॉन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑन पेमेंट ऑफ द फीस, जब आपने नाम दिया किसको, रजिस्ट्रार को, में कौन सा, इफ इज सेटिस्फाइड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड रूल्स दैट द नेम टू बी रिजर्व इज नॉट क्या, वन विच में बी रिजेक्टेड ऑन एनी ग्राउंड रेफर टू, जो ऊपर हमने बात किया, रिजर्व द क्या नेम फॉर 3 months फ्रॉम द कौन सा, डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार, राइट। जैसे मैंने आज जो नाम उनके पास में अप्लाई किया, राइट, रजिस्ट्रार अगर सारे डॉक्यूमेंट, ऊपर में जो टर्म्स बात किया 15 वाला कि हाँ जी ये सब नाम नहीं होना चाहिए, ये बोला हाँ कि ना, अगर ये सब नॉर्मली कवर वहां पे नहीं करता है तो वो आपको नाम अलॉट करेगा, मतलब क्या ये ऑप्शन देगा कि हाँ जी आप ये नाम इसको मिल सकता है, मतलब कि ये नाम आपके लिए अवेलेबल है। जब अवेलेबल है तो भाई साहब या तो आप उसको बुक करो, अब बुक करने के लिए कितना नहीं बोला कि 3 months का टाइम आपके पास में रहेगा, उसके अंदर वो काम करना पड़ेगा, मतलब 3 months में अगर आपने वो नाम नहीं लिया तो वो नाम आपको एक्सपायर हो जाएगा, एंड अगर फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डन, तो 3 महीने तक आपके पास टाइम रहेगा। अगला क्या है, अगला है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब सुनो, यहाँ पे जो बात किया पहला ये बताया कि भाई साहब जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसका नाम वगैरह क्या रहेगा और कैसे नाम को रिजर्व करेंगे। फिर क्या बोला कि भाई साहब इसके अलावा आपके और भी सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सबमिट करना पड़ेगा, जैसे क्या, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, किसके पास में, एलएलपी के पास, सॉरी रजिस्ट्रार के पास में, हाँ कि नाम, जैसे सुनो ध्यान से, जब एलएलपी बनाएंगे तो बात क्या ना कि 2 मेन पर्सन होंगे, एटलीस्ट 2 पार्टी होंगे ना, कौन से, एज अ मेन पार्टनर, और 2 कौन होंगे, डीपी पार्टनर, तो भाई साहब दोनों के बारे में डिटेल्स देना पड़ेगा ना, बोलो हाँ कि ना। तो जो पहले पार्टनर कौन है, दूसरे पार्टनर कौन है, कौन कौन डीपी है, उनका डीपीआईएन सबमिट करना पड़ेगा, वो सब कुछ हमें सबमिट करने के बाद आपको नॉर्मली मिलेगा, हाँ कि ना। दूसरा, अगर कोई पार्टनर्स है तो उनके बारे में उनके बारे में वो ब्रीफ डिटेल्स है ना, वो भी देना पड़ेगा, उनका नाम विद द सरनेम एंड ब्ला ब्ला चीजें आपको देनी पड़ेगी। क्या क्या, तो देखो यहाँ क्या बोला, पहला है सब्सक्रिप्शन ऑफ नेम्स, क्या बोला, 2 or more persons क्या associated for carrying on a lawful business with a कौन सा, view to profit shall subscribe their names to an क्या incorporation document। नोट क्या, बिजनेस इंक्लूड्स कौन सा, एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड कौन सा, ऑक्यूपेशन, मतलब जो एलएलपी आप जब दे रहे हो वो किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो, हाँ कि नाम। अगला कौन सा, फील्ड विथ रजिस्ट्रार,
जो भी आपकी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है shall be filled with the registrar of the कौन सा स्टेट, हाँ के ना, स्टेट में कौन सा आंसर, जहां पे आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा तो वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। डन है क्या बे, ठीक है। अगला कंटेंट्स में क्या रहेगा, तो बोलो क्या, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन द फॉर्म नंबर 2 एंड कंटेन द कौन सा फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। पहला आपके एलएलपी का नाम जो ऑलरेडी आपने रिजर्व किया था पहले, हाँ कि ना। अगला जो आपका एलएलपी है उसका प्रपोज्ड बिजनेस क्या करने वाले हो, मतलब कि एलएलपी जो बना रहे हो तो उसका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस का, आप ट्रेडिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, ऑक्यूपेशन में हो, प्रोफेशन में हो, आपको बताना पड़ेगा। फिर क्या है, एड्रेस ऑफ द कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, जहां पे आपका ऑफिस रहने वाला है। अगला नेम एंड क्या, एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन्स हु आर क्या टू बी पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, हाँ कि ना। तो जो जो पार्टनर्स रहने वाले हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन उनका डिटेल्स देना पड़ेगा। अलग कौन सा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कौन सा हु आर टू बी कौन सा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो रहेंगे उनका भी बारे में भी बताना पड़ेगा। अगला अदर प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग विद द प्रपोज्ड एलएलपी, इसके अलावा और भी कुछ इन्फो है व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार, आपको देना पड़ेगा। डन है क्या। अब ये सारे चीज के बाद में अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया तो आपको क्या दे देगा, आंसर है एलएलपी आपको दे देगा। क्या बोला, तो बोला कि द रजिस्ट्रार शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ एलएलपीज इन विच क्या द नेम्स ऑफ द एलएलपी शैल बी इंटर्ड इन द ऑर्डर का इन विच दे आर रजिस्टर्ड। एवरी एलएलपी क्या सो रजिस्टर्ड शैल बी असाइंड क्या एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको मिलेगा इन क्या वन कंसेक्यूटिव सीरीज, ठीक है ना। फाइन। अगला क्या है, कंप्लायंसेस स्टेटमेंट। अब इसके अलावा क्या बोला कि भाई अगर जो बाकी आपके कंप्लायंस है जो आपने दिए है ना, पहला बात ये आप लोग है कि कंपनीज का जो आपने पढ़ा था, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद में जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया विद रजिस्ट्रार वो सारे डॉक्यूमेंट शुड बी कौन सा केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। सेम चीज यहां भी है, एलएलपी का जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है फॉर द इनकॉर्पोरेशन वो सारे डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। बोलो कहां पे, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। डन। देख लो यहाँ पे क्या बोला, कंप्लायंस शैल कंफर्म दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एलएलपी एंड द कौन सा रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद इन रेस्पेक्ट ऑफ द कौन सा इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स प्रोसीडेंट एंड इंसिडेंटल देयर टू। फिर कौन सा शैल बी इन कौन सा पार्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 शैल बी कौन सा मेड बाय द इधर एन एडवोकेट कंपनी और कौन सा कॉस्ट और सीए जो है वो लोग अपना काम करके देंगे, मतलब क्या उसको ऑथराइज करेंगे फॉर द क्या ऑथराइज्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड शैल बी फिल्ड विद द कौन सा रजिस्ट्रार। आप देख के अपना काम खत्म कर सकते हो। फाइन। मतलब इतना ही है कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे किया हुआ है ना वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइन। चलो अगला भी क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि भैया जो आपका रजिस्ट्रार है ना इसका रोल क्या रहने वाला है। तो इतना देखने के बाद आप क्या समझे कि भैया एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी लीगल कंप्लायंसेज हैं दैट शुड बी कौन सा फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, जितना भी टर्म्स उसी को देंगे ना। आंसर है हाँ। तो क्या बोला, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 11 जो बात की क्या कंप्लाइड विद द रजिस्ट्रार शैल रिटेन कौन सा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देंगे 14 डेज आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। राइट। अगला कौन सा गिव अ कौन सा सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द 14 डेज, ठीक है ना। जो आपने नाम दिया उसके 14 के अंदर में आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। फिर क्या कंप्लायंस स्टेटमेंट जो बात किया ना वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड कौन सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, तो भाई साहब जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो इशूड किया जाएगा और उसको हमेशा ऑफिशियल सील भी रहेगा, हाँ कि ना। और उसी चीज को क्या मानेंगे एज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपका एलएलपी रजिस्टर्ड हुआ है। डन। आपको सबमिट करके देना पड़ेगा। राइट। तो दीज आर द केस व्हिच टू बी विजिबल इन योर एलएलपी। यहाँ पे एमओए नहीं बनता, कंपनी एक थोड़ी ना है, ठीक है। यहाँ पे एमओए आए कुछ नहीं होता, नाम ना उसका 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 नाम भी मत लेना, पाप है। यहाँ पे उसका नाम लेना पाप है, सिर्फ कंपनी में। हट, पार्टनरशिप नहीं होता, नहीं। सिर्फ एमओए और एओए विल बी विद द कौन सा कंपनीज एक्ट, ना कि एलएलपी ना कि अदर जगह पे, ठीक है ना। भाई तुम मर्ज मत करो रे, कभी नहीं, ठीक है। नहीं मत करो। चलो यहाँ तक मेरा बात समझे क्या। राइट। अब सुनो, एक काम करो, यहां तक आप लोग अच्छे से पढ़ के रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। इसमें इतना रखते हैं। फिर एक बात और बता दूं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप दोनों को नहीं पढ़ना है। अब वो क्या नहीं है मैं आपको बता दूं। हाँ, इनकॉर्पोरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा
और आप लोग के लिए खास करके आप मतलब एक्चुअली आप सबके लिए ही, आप लोग के लिए ना एक नॉर्मली क्वेश्चन है जो आ सकता है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द प्रोसेस टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। 7 मार्क के लिए आया भी है और आ भी सकता है, ये आरटी पे भी मैंने देख लिया है। तो ये क्वेश्चन प्लीज मार्क करके रखो, लिख के रखो। और वही प्रोसेस जो है ऊपर मैंने बात की, सुनना, ये आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, सुनना, ये नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर में कितना भैया, आंसर ये वाला पॉइंट सेक्शन 10 और 11 का जो है ना, ये आप सॉरी 15 और 11 का आपको नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ना प्रोसेस, ये आपको दिखाना पड़ेगा किसके लिए, टू इनकॉर्पोरेट द एलएलपी। ये 7 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए पक्का रह सकता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है आप लोग के 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, अगर खेलना हुआ तो लिख लो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉडी कॉर्पोरेट, लिख लो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। अरे क्वेश्चन लिखो यार, हाथ चलाओ, बाद में बोलोगे हम तो रेडी नहीं किए। इनकॉर्पोरेशन अगर आ रहा है पूरा पूरा, वो 6 से 7 मार्क का रहेगा, राइट, पक्का पक्का। मतलब आप लोग का जो ब्लॉक रहता है ना क्वेश्चन नंबर 1, राइट, 1 के कितना 20 मार्क का, तो या तो 7 7 6 रहेगा, या फिर 7 को 2 पार्ट करेगा 4 और 3, या फिर 4 के दो पार्ट करेगा 2 2 करके, ऐसे वो प्ले करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर में अगर शॉर्ट नोट आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा बॉडी कॉर्पोरेट, 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए नॉर्मली पूछेगा, और 6 या 7 मार्क के लिए एक आएगा क्वेश्चन, कौन सा आंसर है आपका प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा प्रोसीजर, किसका, एलएलपी का, इनकॉर्पोरेशन का। फाइन, अगर इंस्टीट्यूट आप लोगों पे मेहरबान हुआ तो पता है तब पता है तब क्या बोलेगा, क्या बोलेगा भैया आप एक काम करो, तब आप एलएलपी का और पार्टनरशिप का डिफरेंस दे दो, या एलएलपी का कंपनी का डिफरेंस दे दो, जो कि बहुत रेयर है, ध्यान रखना बहुत रेयर है, अगर आप पे मेहरबान हुआ तो। बट नॉर्मली ये 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया ना अभी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा अगर आएगा तो, क्योंकि एलएलपी से केस स्टडीज नहीं रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही हमेशा रहते हैं, और यही सब पूछा भी जाएगा, मेरी बात समझे। चलिए, तो आय के जो बात है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने कुछ आरटीपी के बातें यहाँ पे दी हुई है, तो ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। आरटीपी मतलब समझते हो क्या, रिवीजन टेस्ट पेपर, राइट, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट क्या करेगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट डे प्रोसीड करेंगे। आप लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग थोड़ा पढ़ के रखना, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आज कितना रखते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।